नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मिशन साहस संवाद में। मिशन साहस न्यूज 18 की ऐसी अनूठी मुहिम जो लगातार अगले 3 महीने तक चलेगी और प्रदेशों में एमएसएमई सेक्टर को नई ऊंचाई और रफ्तार देगी। इस मुहिम में एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सफल उद्यमियों का आभार प्रकट करते हुए उनकी रोचक कहानियां दिखाई जाएंगी। साथ ही एमएसएमई सेक्टर में उभरते हुए उद्यमियों को बढ़ावा भी दिया जाएगा। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिशन साहस का आगाज तो हो ही चुका है। आज के संवाद की इस कड़ी में हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर से जुड़े खास मेहमानों और एक्सपर्ट्स के साथ। तो संवाद की इस कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे इस खास मुहिम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के सामने आती है प्रदेश को लेकर पूरे, कि प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर की जो स्थिति है मौजूदा हालात में, वो क्या है? देखिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तो लगभग ये कहा जाता था कि 70-75 लाख एमएसएमईज हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे आज खुशी है कि हम लोगों ने इतने 4-4.5 साल में 70 लाख के ऊपर और एमएसएमईज को जोड़ा है, जिनको हम लोग 2.5 लाख करोड़ लोन दिया है हम लोग ने बैंकों के माध्यम से, और साथ ही साथ उसके अंदर 2 करोड़ 60 लाख लोगों को रोज़गार उत्पन्न किया है। तो एक बड़ी चीज़ है, और काफ़ी लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को, वो स्वावलंबी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। और जो हम लोग की ओडीओपी स्कीम है, एक जनपद एक उत्पाद, उसके माध्यम से बहुत जो परंपरागत उद्योग हैं उन लोगों को फिर से जीवित किया है, और उसमें बड़े अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके तहत उन लोगों को बहुत मदद मिल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक 2017 में उत्तर प्रदेश को, जिसको एक बीमारू राज्य कहा जाता था, उन्होंने एक उसके लिए योजना बनाई कि हम कैसे निकलें, और विशेष ध्यान दिया कि गांव में क्या क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है। जब भी उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी और वहाँ से फिर आपकी ग्रोथ होती है। और वही कारण है कि जो हमारी परचेजिंग पावर थी 45,000 प्रति व्यक्ति की थी, आज वो बढ़ के 80,000 के ऊपर चली गई है। लेकिन इस बीच लोग कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने बड़े रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? और अगर हम बात करें पहले के हालात की और अब के हालात की, तो आपने क्या परिवर्तन किया है? देखिए, 2017 के अंदर हम लोग 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज लेकर आए। उन नीतियों के आधार पर हम लोगों के हर जो विभाग हैं उन लोगों ने समय समय पर किस प्रकार से, और नीति आयोग जो दिल्ली का है उसके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सुधार करते गए, और उसकी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मॉनिटरिंग करी। और उसी प्रकार से जैसे एमएसएमई है, एमएसएमई के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा इसके अंदर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आना चाहिए। तो हम लोग कोविड के दौरान एक पॉलिसी लेकर आए, नीति लेकर आए, जो लागू है कि आप 72 घंटे के अंदर उनको एनओसी दे देंगे, और 1000 दिन मतलब 3 साल के अंदर जितने भी विभागों से आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं वो आप लेकर हम लोगों को सबमिट कर देंगे। मगर 72 घंटे के अंदर आप एनओसी देंगे और वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। अब ये तो बात रही सरकार के पक्ष की, लेकिन अगर एक आम आदमी की तरह बात करें, जैसे अगर मैं खुद की बात करूं या किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैठे व्यक्ति की बात करूं जिसका मन है कि वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करे, वो सरकार से मदद ले, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा हिचक इसलिए भी लेके आते हैं कि बहुत डॉक्यूमेंटेशन करना हो, शायद बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो कितना ईजी प्रोसेस किया आप लोगों ने इसको? कहीं प्रोसेस नहीं होता तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग 2 नंबर पे नहीं खड़े होते देश के अंदर। जो स्टार्टअप है वो इलेक्ट्रॉनिक विभाग देखता है, इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक विभाग देखता है, उसका नियंत्रण भी वही करता है, और उनका डायरेक्ट संबंध होता है केंद्र की व्यवस्था के साथ। तो कोई भी है वो अप्लाई करना चाहता है, एमएसएमई में आ रहा है, एमएसएमई के अंदर आ रहा है, मगर उसको स्टार्टअप का फायदा लेना है तो उसको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उनको उस नीति के तहत उनको कुछ और लाभ मिलता है। हमारी जो नीति है हम उनको अलग से लाभ देते हैं। मान लीजिए एक रॉ मैन है, ऐसा जिसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसको काम करना है, उसको आपको रोजगार से जोड़ना है, तो सबसे पहले उसे किस तरीके से अप्लाई करना होगा कि सरकार की किसी योजना का उसको फायदा मिल सके एमएसएमई के तहत? नहीं, देखिए, हम लोग के हर जगह
जिला उद्योग केंद्र हैं और जिला उद्योग केंद्र के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि हम लोग किसी को जाना पड़ता था। अब हम लोग ने व्यवस्था करी है कि जिला उद्योग केंद्र को और जो हम लोग का कानपुर का हेडक्वार्टर्स है उनको हम लोगों ने ऑनलाइन जोड़ दिया है। कोई घर पे भी बैठा हुआ जो निवेश पोर्टल है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकता है। फिर एक और व्यवस्था हमने करी है गांव के अंदर, क्योंकि कुटीर उद्योग को ही बढ़ावा देना है तो हम लोग कैंप्स लगा रहे हैं। वहाँ योजना का अभी जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पिछले हफ्ते मेरे ही क्षेत्र में एक कैंप लगा था जिसमें लगभग 300 लोग आए थे और 50 से 60 लोगों ने वहीं पे फॉर्म भरा कि हम ये करना चाहते हैं। अब जब उन्होंने करा है तो उनका फिर हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं। आने वाले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि कुछ टारगेट तो सेट करके रखा होगा आप लोगों ने? टारगेट ये है कि एमएसएमई के माध्यम से हम लोग जो हम लोग की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो परचेजिंग पावर है, कुटीर जिसको हम कह लें या माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसके माध्यम से हम लोग के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उस जगह हम लोगों की परचेजिंग पावर और बढ़े। हम लोग का जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी या जो कहते हैं पूरा का पूरा एक साइकिल जो होता है अर्थव्यवस्था का, वो वहाँ से तेजी आए। जो लोग हैं उनको और स्किल किया जाए और ये सब करते हुए नई पॉलिसी के साथ जो भी उसके अंदर सुधार करना है और सरलीकरण समय समय पे और करना चाहिए। चैलेंज क्या है? महाराष्ट्र के ऊपर जाने का, नंबर 1 बनने का है, पूरे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। सबसे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन बने, वो सपना पूरा करना है हम लोग को। तो ये सब चीजें हैं, इसको लेके हम लोग चल रहे हैं, हर विभाग लेके चल रहा है। नंबर 1 बनने की कंपटीशन में कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत हद तक इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इन्वेस्टर समिट से लेके बड़े बड़े प्रोग्राम्स तो किए गए, लेकिन एमएसएमई में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़े, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़े, इसके लिए क्या करें? उसका हम लोग ने समिट किया जैसे आपने कहा, और बहुत सक्सेसफुल समिट हम लोग का रहा। अब मुख्यमंत्री जी ने उस विभाग के साथ, जिसको हमारे सीनियर कोलीग हैं महाना जी देखते हैं, उनके इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो विभाग है उनका, उसके साथ मुझे भी जोड़ दिया है। इसीलिए हम लोगों ने इन्वेस्ट यूपी बनाया है जो केंद्र के तर्ज पे है, और हम दोनों ही उसके उपाध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी उसके चेयरमैन हैं। उसके अंदर आज मेरे को खुशी है कि 66,000 करोड़ का प्रपोजल आया और 18,000 करोड़ के लोग जो प्रपोजल है उनको हम लोग ने जमीन भी दे दी है। तो ये एक निवेश का है, विदेश से निवेश कैसा है। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, जुड़े आपसे और इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें? हमने उसके लिए अलग अलग डेस्क बनाए हैं। हम लोग जापान डेस्क है, कोरिया डेस्क है, हमारा अमेरिका का है, कनाडा का है, यूरोप का डेस्क है। उनसे मैं संपर्क करता हूं। अधिकारियों को अलग अलग अधिकारियां रखें, उन लोगों से संपर्क होता है, फिर वहां से कैसे निवेश लाएं, तो वो सब कर रहे हैं। और टारगेट्स दिमाग में है, उस टारगेट्स को हम लोग को अचीव करना है। जैसे मैं बता चुका हूं, हर विभाग का कोई भी व्यक्ति जहाँ पे मामला अटकता है उनको बुलाते हैं, फिर उसको वहाँ पे हम लोग उसका एक समाधान निकाला जाता है। यूपी को कहाँ देखते हैं आप एमएसएमई सेक्टर के लिहाज से? क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके विभाग का यूपी के ग्रोथ में भी। आने वाले सालों में यूपी अगर जहाँ स्टैंड करता है उसमें एमएसएमई सेक्टर कहाँ पर होगा? मैं फिर आपसे कहता हूँ, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन बनाना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी एमएसएमई उत्तर प्रदेश बनेगा, और यही प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे हैं। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये आज पूरे देश के अंदर अब एमएसएमई क्या होता है, शायद अब उसकी चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने जो जवाब दिए हैं, प्रदेश के बहुत सारे लोग जो ये शो देख रहे होंगे उनको इससे बहुत फायदा मिलेगा, और वो समझ पाएंगे कि अगर वो अप्रोच करना चाहते हैं, इसका भाग बनना चाहते हैं, इसमें फायदा लेना चाहते हैं, तो उन्हें प्रोसेस क्या फॉलो करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मिशन साहस संवाद में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कुछ खास मेहमानों से बातचीत करके इन सिलसिले को और भी आगे बढ़ाएंगे।
एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास शो मिशन साहस में। हमारे साथ जुड़ गए हैं नवनीत सहगल साहब जो कि विभाग के एमएसएमई के एसीएस हैं, साथ ही रजनीश जी जो कि बिजनेसमैन है पेशे से। सर मैं शुरुआत करूंगी आपसे सहगल साहब। अभी अगर हम यूपी की बात करें तो स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है ईज ऑफ डूइंग में? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग अब देश में दूसरे नंबर पर हैं और ये 2016 में हम 14वें नंबर पर थे, फिर 12वें नंबर पर आए, अब हम दूसरे नंबर पर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है उत्तर प्रदेश में और देश की लगभग 15% एमएसएमई जो है उत्तर प्रदेश में है। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख एमएसएमईज़ हैं और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, साथ साथ रोज़गार को एक बहुत बड़ा आधार देता है। प्रदेश सरकार ने अपने सभी जो नियम हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको अब इतना सरल कर दिया है कि एमएसएमई लगाना प्रदेश में बहुत आसान है। और ये जो पूरा सेक्टर है पिछले 4 साल में एक तरह से जैसे ओवरहॉल हो गया है। और जहाँ हमारे पास पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जहाँ हमारे पास कुल 90 लाख इकाइयाँ थी, वहीं इस पिछले 4 साल में लगभग 80 लाख नई इकाइयाँ, 4 ही साल में 80 लाख नई इकाइयाँ बैंकों ने जो है वो फाइनेंस की हैं। जो बैंकों के रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया है। यूथ के लिए खास क्या है एमएसएमई सेक्टर में अगर वो चाहे फ़ायदा उठाना तो? एमएसएमई बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर है और हमने जो एक हिसाब लगाया कि 80 लाख इकाइयाँ पिछले 4 साल में जो फाइनेंस हुई हैं उसमें लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार मिला है। कैसे? जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो एक रोज़गार लगा रहा है वो 3 या 4 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। हमने इसका पूरा सर्वे भी कराया, एक एक इकाई का सर्वे हम लोग करा रहे हैं कि एक इकाई में कितने लोगों को एम्प्लॉय किया। इसके साथ साथ एक ये बहुत आता था जानकारी में कि साहब हमारे युवाओं को बहुत बार जानकारी नहीं हो पाती कैसे उद्योग लगाएं, किस कार्यालय में जाएं, तो उसके लिए भी एक जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। आप उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। सरकार ने उद्यम सारथी करके एक ऐप लॉन्च किया हुआ है। उस ऐप में अगर आप जाएंगे तो वो ऐप आपको हर चीज़ बताता है कि कैसे आप अपना उद्योग शुरू कर सकते हो, उद्योग शुरू करने के लिए कौन सी औपचारिकताएँ हैं। और अब पिछले साल से हम लोगों ने मुद्रा योजना में बैंक से लिंकअप करना शुरू कर दिया ताकि अगर उसको अपना कारोबार बढ़ाना है तो वो इसके माध्यम से बढ़ा सके। कितना फ़र्क आप महसूस करते इस पूरे प्रोसेस में और क्या सुझाव भी कुछ है सरकार के लिए कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो शायद और बेहतर हो जाए? मैं शुरुआत करता हूँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हम 2nd पोजीशन में हैं ऑल ओवर द कंट्री। कैसे पहुँचे हम लोग इस पोजीशन पे? एक निवेश मित्र का पोर्टल शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसमें कि कोई भी एंटरप्राइज जितनी भी क्लियरेंसेस लेता है, चाहे वो पोल्यूशन का क्लियरेंस हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, चाहे देयर सो मेनी डिपार्टमेंट्स के जो भी क्लियरेंसेस हैं, एक सिंगल पोर्टल में अंडर वन अम्ब्रेला वो क्लियरेंसेस ले सकता है। सो उसकी वजह से एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। सेकेंडली, एक फील गुड फैक्टर है इस सरकार में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे एसीएस महोदय साहब ने एमएसएमई के लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं शुरुआत करूं पेंडेमिक्स के बाद से, जिस तरीके से हम लोगों को अनलॉक की सिचुएशन पे किया गया, एकदम से लॉकडाउन हुआ, सप्लाई चेन डिस्टॉर्ट हो गई, लेकिन बहुत स्मूथ ट्रांजिशन से हम लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां चालू कर ली। माइग्रेंट लेबर्स हम लोग के पास नहीं थी तो एक एमओयू हमारी संस्था ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया जिसमें कि रोज़गार दिया गया। सो ये सब इनोवेटिव स्टेप के साथ हम लोग ने अनलॉक किया अपनी एंटरप्राइजेस को। ठीक है, अभी आप पेंडेमिक का जिक्र कर रहे थे, मैं पेंडेमिक में आ जाती हूँ। मैं जब कोरोना काल चल रहा था उसके पहले बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स आपके पास आए, एक बड़ी खेप आई, एक बड़ी संख्या आई, उसमें बहुत सारे लोग स्किल्ड थे, नॉन स्किल्ड थे, और चुनौती आपके सामने भी थी सबको रोजगार से जोड़ना। कैसे किया आपने और ख़ासतौर पे एमएसएमई सेक्टर ने? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत संवेदनशील हैं और जैसे ही ये माइग्रेंट के आने का खबर आई थी तो उन्होंने तुरंत, सरकार ने बसें लगाई, उनको बसों से खाने के साथ, उनको राशन के साथ, ड्राई राशन उनके साथ देकर उनको क्वारंटीन में या उनके घरों में वहाँ पे छोड़ा गया।
साथ के साथ हर एक आदमी की स्किल मैपिंग कराई। देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने की इस प्रकार की स्किल मैपिंग की, और स्किल मैपिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से उनको उद्योगों से जोड़ने का एक अभियान चलाया। हमने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, हमने फिकी, हमने जो एक क्रेडाई की एक उनकी दूसरी संस्था है जो कि बिल्डर्स की संस्था है, फिर अप्रैल एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, इन सब से मिलके लगभग 11 लाख लोगों को उद्योगों में समायोजित करने का एक अभियान चलाया। सबसे हमने एग्रीमेंट किया। कहाँ देखते हैं आप आने वाले कुछ सालों में एमएसएमई सेक्टर को? देखिए, एमएसएमई सेक्टर जो है वो इस हमारे प्रदेश की कुल पूरी अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ बनेगा, और जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ाएगा। अभी हम लोग विश्व बैंक से भी वार्ता कर रहे हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्राइज है, जो कि हमारे बहुत सारा बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो उसको अब एंटरप्राइज से कैसे जोड़ा जाए, और एमएसएमई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो देहात गांव में हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्राइज है उसको हम फाइनेंस से जोड़ के उसको फॉरवर्ड लिंकेजेस दे के जोड़ें। एक बिजनेसमैन जिसके पास पूरा प्रोजेक्ट है कागजों पर, जिसके पास एक थॉट है, एक पूरा का पूरा प्लान है, लेकिन उसे सरकार से मदद चाहिए, प्रोसेस क्या अपनाना होगा? क्योंकि बहुत सारे नौजवान देख भी रहे होंगे इस शो को, तो वो समझना चाहते होंगे कि मेरे पास प्लान तो ये है, लेकिन फ़ायदा कैसे मिलेगा मुझे? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा निवेश मित्र से। अगर कोई भी लाइसेंसेज इवन दो एग्जेम्प्टेड हैं कि 72 घंटे में क्लियरेंसेज आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को निवेश मित्र के माध्यम से उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ओवरऑल अगर आज हम क्रेडिट डिपॉजिट सीडी रेशियो जो होता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि कितना डिसबर्समेंट और कितना क्रेडिट ग्रांट हुआ अगेंस्ट द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय अ बैंक। ईएमडी और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम लोग गवर्नमेंट परचेजेस में देते हैं, उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हम लोग को एग्जेम्प्ट कर रहा है। बाकी हम लोग सरकार से बार बार ये मांगते हैं कि ये टोटल ब्लैंकेट एग्जेम्पशन होना चाहिए फॉर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री एंटरप्राइज के लिए। एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ना कोई एम्प्लॉयमेंट देने के अलावा 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। सो वी शुड कम फॉरवर्ड, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत है। आपके पास B2B मॉडल्स में बहुत सारी सुविधाएं हैं, B2C मॉडल्स में सुविधाएं हैं, B2G लेवल में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जेम पोर्टल आ गया है, और मेरा ख्याल आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे ACS महोदय साहब ने जेम में एक अवार्ड मिला है, हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट इन द कंट्री उत्तर प्रदेश को गया है ऑन जेम पोर्टल। अभी एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निवेश करना चाहते हैं, यूपी आना चाहते हैं, आपकी ओर से कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है और लोगों का इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है यूपी में? नहीं, बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। मैं अभी आपको बताऊं कि केरल में एक सज्जन ने एक बार डाला कि मैं यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाहता हूँ, और हम लोगों ने तुरंत संपर्क किया। तो ऐसे कहीं अभी जर्मनी से एक यूनिट ने आगरा में आके शिफ्ट किया। अभी सैमसंग का पूरा चाइना से यूनिट शिफ्ट हुआ यूपी में। तो मतलब कोरोना काल में भी लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश आया। तो निवेश है, सच की बात करें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश ज़मीन पर उतरा है। लगभग 4,68,000 करोड़ के जो MOUs हुए थे उसमें से ये आया, और ये दिखाता है कि जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, वो उत्तर प्रदेश में उनका विश्वास है और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सरकार का विजन क्या है एमएसएमई को लेके? मुख्यमंत्री का विजन क्या है एमएसएमई को लेके? आने वाले कुछ सालों का टारगेट क्या है एमएसएमई को? देखिए, पिछले 4 साल में मैंने जैसे बताया, लगभग बैंकों ने खुद ही 80 लाख से ज़्यादा MSMEs को फाइनेंस किया है। हमारा टारगेट ये है कि अगले 5 साल में हम कम से कम प्रदेश में 1 करोड़ नई MSMEs स्थापित कराएं, और उनके माध्यम से 3 से 4 करोड़ लोगों को रोज़गार के अवसर मिले। और ये बैंक इसके लिए भी तैयार हैं। जैसे पिछले साल आप देखिए 63,000 करोड़ के लोन पिछले 1 साल में बांटे गए। इस साल का टारगेट हमने 80,000 करोड़ रखा है कि 80,000 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों के माध्यम से MSMEs को दिलाए जाएंगे। जो लेबर, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो हैं वो चाइना या बांग्लादेश या वियतनाम जा रहे थे, वो लेबर रेट हमारे यहाँ तो उनसे भी कम है। तो हम ये लोग अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम अभी सारी इंडियन एम्बेसीज से टच में हैं, सबको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि भाई लेबर रेट यहाँ कम है, आप आइए, इकाई लगाइए, सब टेक्निक अवेलेबल है, स्किल मैन पावर अवेलेबल है। तो सब का एक मिला के पूरा इकोसिस्टम जो है वो एक इस प्रकार का बन रहा है कि आप देखेंगे कि सभी इकाइयाँ
रजनीश जी, बैंकिंग सेक्टर के लिए कहा जाता है कि वहाँ से लोन लेना भी बहुत मुश्किल है, चुकाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो बैंकिंग सेक्टर से उन्हें कैसे जूझना पड़ेगा और कैसे सरकार ने ये जो वादा किया है या फिर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, आपको कंफर्ट जोन दिया है, उसके ज़रिए बहुत आसानी से लोन मिल सकेगा लोगों को, इसके लिए क्या सरकार कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, रिटेल लोन आज की तारीख में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन 6.5% से लेके 7.5% में उपलब्ध है। इंटरेस्ट एक ऐसा बर्डन है, एक ऐसा विशियस सर्कल है कि एंटरप्राइज को सिक होने में बहुत तेज़ी से वो कैटलिस्ट का काम करता है। मैं तो अनुरोध फिर से करना चाहूँगा कि जो एमएसएमई को एक प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा देना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर में जो फंडिंग होनी चाहिए एमएसएमई को, वो 6% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब गाड़ी लेने कोई जाता है 6.5% में मिल रही है, तो एमएसएमई जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स जीडीपी, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसको 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट, आज की तारीख में बैंक्स भी बहुत कॉन्शियस है और डिसबर्समेंट के लिए वो आगे आ रहे हैं, बिकॉज उनके पास भी एवेन्यूज़ कम है, डिपॉजिट्स बढ़ता जा रहा है, एवेन्यूज़ कम है। अब आती है बात किस तरीके से उसको फैसिलिटेट किया जाए जिससे कि अप्रेजल वो जल्दी से कर सकें। एक वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं, सो उस तरीके का एक इकोसिस्टम मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एसीएस महोदय साहब को कि एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो कि अप्रेजल से लेके एक 360 डिग्री का टोटल हैंड होल्डिंग कर सके हमारे एंटरप्रेन्योर को। एज ऑफ टुडे हर्डल्स हैं, लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए हमारे एंटरप्रेन्योर को कि वो पीछे हटें। आपकी बात सुन भी रहे हैं नवनीत सहगल साहब, और मुझे लगता है कि जो आप अनुरोध कर रहे हैं वो बात उन तक पहुंच रही होगी। तो मैंने पहले बताया, इन्होंने वो उद्यम साथी मैंने आपको बताया कि इसी काम के लिए, उसी में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, सब चीज़ है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए और बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। जो लोग जानना चाहते थे, समझना चाहते थे एमएसएमई सेक्टर को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, और सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, ये भी समझाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिशन साहस संवाद के इस मंच के माध्यम से हमारे दर्शकों को एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह इस अनूठी मुहिम में एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सफल उद्यमियों के निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा हम आपको दिखाएंगे। हम आपको साथ ही स्टार्टअप और बिजनेस को रफ्तार देने के लिए एक्सपर्ट टिप्स भी देंगे, आपके साथ बहुत सारी प्रोग्राम्स भी साझा करेंगे। इसलिए देखना ना भूलिए मिशन साहस हर शनिवार रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एयरपोर्ट का निजीकरण,